हेल्पफुल। सो आज की हमारी डिस्कशन के चार अहम तरीन हिस्से हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं आप लोगों के लिए। एक तो, अब चूंकि एग्जाम आपका बिल्कुल करीब है, तो अहम तरीन काम है आपने इम्तिहान देते हुए स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने जो अपने कंसर्न इस स्टेज पे बताए भी हैं जी, जो पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा, या गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, लग रहा है तैयारी नहीं है, ऐसे लग रहा है पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स है किसके? स्ट्रेस के। तो इस स्टेज पे स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे, इसके हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। सेकेंडली, इम्तिहान देते हुए टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया कि जी हमें पेपर बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। किसी स्टूडेंट ने ये कहा था। स्टूडेंट्स एनोटेट कर रहे हैं, मुझे एनोटेशन बंद करनी पड़ेगी। सेव एनोटेशन फॉर अदर्स, ओके। तो सुनने का था कि पेपर बहुत जल्दी खत्म कर लेती हूँ, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है, इस पर भी हम आज बात करेंगे इन डेप्थ। फिर टॉप 10 टिप्स टू सॉल्व एमसीक्यूज व्हाइल टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। अब इम्तिहान देते हुए आपने किस तरीके से एमसीक्यूज को अप्रोच करना है, हमने उन टिप्स को भी डिस्कस करना है। और फिर हमने अगर हमें एजुकेटेड गेस लगाना पड़ता है, तो वो कैसे लगाएंगे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, हमने इस पर भी बात करनी है। तो ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्कोर के ऊपर आना है इस वक्त। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अपनी तैयारी के बारे में, जितना कम टाइम रह गया है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा मैं कहूँ अगले 2-3 दिन में ये कर लें तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो नहीं होना। तैयारी आपकी ऑलरेडी जो होनी थी वो मोस्टली हो चुकी है। आखिरी 2-3 दिन में हाँ, जिस चीज से आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है वो है आपकी अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त स्ट्रेस फ्री रहना मैनेज कर लेते हैं, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उस वक्त हमसे मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं। हमें जो आता होता है हम उस पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे हमारी क्रिकेट टीम जब स्ट्रेस में होती है, तो खिलाड़ी एक एक के बाद दूसरा आउट होते चले जाते हैं। राइट, सो एक तो स्ट्रेस फ्री रहना ये बड़ा जरूरी है, मैं आपको इस पे गाइड करूंगा। इससे डायरेक्ट आपके स्कोर पे इम्पैक्ट आना, आपके नंबर्स इंप्रूव होंगे। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट की है। अगर आपने पूरे टाइम को यूटिलाइज करके आपने कैसे मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करनी है, ये बड़ा क्रूशियल है। पेपर को टू अर्ली फिनिश कर लें आप, या पेपर जो है ना आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करें कि आपके 10 सवाल ही एंड पे रह जाएं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर लूज होगा। अगर जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर भी क्या होगा, यू विल मेक सम सिली मिस्टेक्स और आपका स्कोर कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर आप अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे, फिर तो स्कोर स्ट्रेट अवे, आपके क्वेश्चन ही जब अनअटेम्प्टेड है, मार्क्स आपको मिलने ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस के। सो इस पे भी हम डिटेल टॉक करेंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए भी प्रॉपरली स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं। कि अब दो बच्चे हैं, दोनों की सेम तैयारी है, ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल सेम लेवल पर उनकी तैयारी खड़ी है, सिर्फ इम्तिहान के कमरे में बैठ के वो दोनों की जो अप्रोच है वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए डिफरेंट है। इसी से उनके मार्क्स में कई दफा बड़ा ठीक ठाक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो राइट या बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, या वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज में बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो किस तरह की अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, हम इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स 100% क्वेश्चंस आपको नहीं आते होते, समटाइम्स आपको गेसिंग भी करनी पड़ती है। बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हम गेसिंग करें कि ना करें, और अगर गेसिंग करें तो फिर हम किस तरह से गेसिंग करें। सो इस एस्पेक्ट के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो है जी कि आपने एग्जाम देते हुए स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपसे बहुत सारे मेंटोर्स ने या आपके सीनियर्स ने, फेलो स्टूडेंट्स ने बात की होगी। सबने ये तो जरूर बताया होगा कि एमडी कैट कितना मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में आप ये देखें, एक पॉजिटिव बात ये है कि इस एग्जाम ने आपका एडमिशन कल को होता है या नहीं होता, ये एक अलग बात है। इस एग्जाम ने आपको ज़हनी तौर पे मजबूत बनाया है, आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाया है। इस इम्तिहान की तैयारी के दौरान ही आप मेंटली स्ट्रेंथन हुए, राइट, एक डिफरेंट लेवल की मेंटल टफनेस आपके अंदर आई है। सो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। ऑल द वे आपके लिए ये जो तैयारी है ये बेनिफिशियल थी। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको तसल्ली देने के लिए कहना चाहूंगा ना, वो ये है कि वो बच्चा जिसने
लास्ट ईयर टॉप किया और किंग एडवर्ड में उसका से मेरिट नंबर 1 था, वो बच्चा भी आप ही की तरह डरा हुआ था, आप ही की तरह वो कंफ्यूज था, सोच रहा था कि यार पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बस डिफरेंस ये था कि उसने क्विट नहीं किया, ज़हनी तौर पे वो हारा नहीं, वो आखिरी दम तक लड़ा। सो ये हमें सीखना चाहिए। सो आप लोगों ने ज़हनी तौर पे हारना नहीं है इस स्टेज पे, ये भी बड़ी एक अहम तरीन बात है। राइट, सो ये दो अहम बातें थी जो स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहना चाहता था। अब आपने स्ट्रेस के साथ कोप कैसे करना है, हम इस पे थोड़ी सी डिटेल टॉक करते हैं। ऑलराइट, सो ओके, सो टिप नंबर 1 क्या है? सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर। इट शुड कैरी ऑल द मटेरियल्स विच यू आर सपोज टू टेक टू योर एग्जाम रूम, लाइक एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, पेन, पॉइंटर, चॉकलेट्स, CNIC स्मार्ट कार्ड वगैरह। सो आपने ना एक रात पहले अपनी टेस्ट किट जो है वो सेट करके सोना है। अब जस्ट इमेजिन करें ना, अब एग्जाम वाले दिन सुबह उठते हैं, आपकी जो एडमिट कार्ड था आपका, या रोल नंबर स्लिप कह लें इसको, व्हाट्सएवर, वो आपने चंद दिन पहले उसके प्रिंट आउट लेके आपने अपनी मम्मा को दे दी इसको संभालने, और मम्मा ने उसको बहुत ज्यादा जरूरत से भी ज्यादा संभाल लिया। अब एग्जाम के लिए निकलने से जस्ट जाने से पहले मम्मा कह रही मुझे याद नहीं आ रहा वो मैंने कहाँ रखी थी। राइट, अब देखिए कितनी सारी स्ट्रेस आपके पार्ट पे ऐड हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम रूम में पहुंचे, आप देखे यार मैं आपकी कोई अहम चीज़ है वैसे घर में भूल के आ गई, कि मे बी आपने वॉच ही नहीं पहन सके व्हाट्स एवर। तो आपको साथ साथ टाइम को जो है आपने बड़ा टाइटली मैनेज करना है, तो स्मार्टफोन वगैरह तो अलाउड नहीं होते। ऑफ कोर्स आपको वॉच बड़ी दफ़ा बच्चों को लाजमी तौर पे चाहिए होती है एग्जाम रूम में, एंड सो ऑन। सो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि आपने जो टेस्ट किट है, नाइट बिफोर आपने उस टेस्ट किट को सेट करके सोना है। ट्रांसपेरेंट पाउच लें, उसके अंदर जो आपका क्लिप बोर्ड है, रोल नंबर स्लिप है, बाकी जितनी भी चीज़ें जो भी आपको चाहिए एग्जाम में, वो आप सारी की सारी एक रात पहले तैयार करके रख दें। सुबह बस आपने उठना है, आपने उसको उठाना है और चले जाना है एग्जाम रूम में। दूसरे नंबर पे ये बड़ी ही अहम बात है कि आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है, 5 से 6 घंटे की। अब बाज बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि आखिरी दिन है, तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट और मोटिवेटेड होते हैं। वो आखिरी दिन में भी ना, वो कहते हैं जी हमने एक एक मिनट को यूटिलाइज करना है। वो सारी रात सोते ही नहीं है एग्जाम वाली रात। जब सोते नहीं हैं तो अगले दिन वो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, और जब स्लीप डिप्राइव्ड होके और फॉगी माइंड के साथ एग्जाम रूम में जाके बैठते हैं, अब क्वेश्चंस वो पढ़ रहे होते हैं, उनको ना स्टेटमेंट समझ में आ रही है ना ऑप्शन समझ में आ रही है, बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए ना, एक बंदा जो सोया ही नहीं है उसका दिमाग से ही काम ही नहीं करता, बड़ी सादा सी बात है। तो ये ना वैसे भी हमारा ह्यूमंस का फिजियोलॉजी है ही ऐसे, हमारी ह्यूमंस की क्या, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी ही ऐसे है कि जब हम सारा दिन हम काम करते हैं, मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, तो ओवरनाइट नींद की वजह से हमारे जो ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो रीजनरेट हुए हुए होते हैं। और फिर पूरा दिन हम ग्रेजुअली जैसे जैसे काम करते हैं, हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो डिप्लीट होते जाते हैं। लेकिन अब देखिए कि हमारा जो माइंड है वो सबसे ज्यादा फ्रेश किस वक्त होता है? सुबह जब हम उठते हैं उस वक्त हमारा माइंड ये चाह रहा होता है मेरे को बड़ा मिशन दो, मैं इसको सॉल्व करूं। और ग्रेजुअली न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिप्लीट होते जाते हैं। अल्टीमेटली फिर एक स्टेज आती है जब ब्रेन हमारा थक जाता है, शट डाउन हो जाता है, फिर हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। तो अब अगर आप सोएंगे ही नहीं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिप्लीटेड रहेंगे, और आपको सवाल समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे जैसे धुंध में ड्राइव करते हुए बंदे को नजर ही ना आ रहा होता, ठीक है, बंदा कंफ्यूज, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ऐसे ही जब आप स्लीप डिप्राइव्ड एग्जाम रूम में जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप थिंक थ्रू ही नहीं करेंगे, आपको इवन आता भी आपके सवाल गलत होंगे। सो ये मेरी बात पल्ले से बांध लें, आपने 5 से 6 घंटे लाजमी तौर पे सोना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी तैयारी है, आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो होना था हो गया, आखिरी 5 6 घंटे में कोई तीर आप नहीं मारने लगे, आपने 5 से 6 घंटे लाजमी तौर पे सोना ही सोना। सो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए दूसरी टिप मेरी ये है, अगर आप नींद के बगैर जाएंगे आप स्ट्रेस्ड होंगे, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहां पे मेरी एक बात आप याद रखना, एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम, एंड यू प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। जब एक दफा आप एग्जाम में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आपको आता है, आपने उसके साथ मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करनी है। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट है।
अब तीसरी जो टिप है वो ये है कि पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स। ये बड़ी अहम बात है। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ना अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेते हैं। अनकंफर्टेबल क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे बॉयज बड़ी दफा टाइट जीन्स पहन लेंगी, या गर्ल्स हैं वो कई दफा ऐसे लूज कपड़े पहन लेंगी, शरारा टाइप जिसको कपड़ों को उल्टा संभालना पड़े, लाइक आपकी बिल्कुल सुपर कंफर्टेबल, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट भी ना करें या आपको उनको लंबा चौड़ा संभालने में ना पड़े। इजी नाइस ड्रेस आप पहन के जाए। सो आप कंफर्टेबल कपड़े पहने एग्जाम वाले दिन, ताकि आप आराम से एग्जाम दे सकें। और यहाँ में लिखा है आफ्टर बाथ, नहाने के बाद, ताकि बाकी बच्चे जो आपके साथ वाले हैं, वो भी आराम से इम्तिहान अटेम्प्ट कर सके। राइट, सो एट द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम डे, सो आपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना है। और लाजमी तौर पे आप वार्म बाथ लें, इससे भी आपका माइंड रिफ्रेश होता है, आप स्ट्रेस आपके रिलीव होता है। सो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। फिर टिप नंबर 4, ये भी बड़ी अहम टिप है, और ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेके ही ये टिप मैंने यहाँ पे मेंशन की है, कि टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट एंड अ कप ऑफ टी और कॉफी बिफोर लिविंग योर होम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आपने मुनासिब नाश्ता करना है। अब मुनासिब नाश्ता ये नहीं है कि आप जनाब दो पराठे ठूस लें और साथ दही ले लें और साथ लस्सी का एक गिलास पी लें। ये हरगिज मुनासिब नाश्ता नहीं है। जब हम टू हैवी मील लेते हैं, हमारी गट में जब बहुत हैवी मील जाता है, जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, सहरी के वक्त जब हम भारी खाना खाते हैं, उसके फौरी बाद बहुत नींद आ रही होती है। सो जब हम कोई भी हैवी मील लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड सप्लाई है ज्यादा गट की तरफ चली जाती है। और जब ब्लड सप्लाई ज्यादा गट की तरफ जाती है, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है, हमें नींद आती है। और हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो नाश्ता करते नहीं है, बहुत कम नाश्ता करते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे या बहुत कम नाश्ता करेंगे, से जस्ट आपने मे बी जस्ट एक उबला अंडा खा लिया, उसकी सफेदी खा लिया, ऐसा कुछ कर लिया, उससे क्या होगा, एग्जाम रूम में बैठे बैठे आपकी शुगर लो होगी। आपके ब्रेन को अच्छी वर्किंग के लिए गुड शुगर लेवल्स चाहिए। जब शुगर लो होगी तब भी आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सो आपने ये भी नहीं करना कि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करना है, ये भी नहीं करना कि आप नाश्ता करें ना या बहुत कम करें। मुनासिब नाश्ता करके जाना है। मैंने देखे वर्ड यूज किया है अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट। अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट क्या होता है, आप मे बी एक ऑमलेट या फ्राई लें अंडा, साथ आप एक स्लाइस लें, मे बी कोई एप्पल के एक दो स्लाइसेस ले लें, साथ चाय या कॉफी का एक मग ले लें। सो ये एक मुनासिब नाश्ता है, जो कि आपको अगले कई घंटों के लिए बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर देगा। ये आपको आपके ब्रेन को फॉगी भी नहीं करेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, और आपकी शुगर भी डाउन नहीं होगी। सो ये एक टिप है, ये मैं खुद भी इसको यूटिलाइज करता हूँ, एंड इट वर्क्स रियली वेल। और आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, व्हेन एवर यू थिंक ऑफ ब्रेन, मैं आपको बायोलॉजी का टीचर भी हूँ, सो उस हवाले से ही बता रहा हूँ आपको मैं। यू थिंक ऑफ एन ऑर्गन विच इज रैप्ड इन लिपिड्स, ठीक है, वो लिपिड्स में रैप्ड है। और जो लिपिड्स है ना, ये ब्रेन वर्किंग को बूस्ट करते हैं। सो अगर कॉफी के अंदर आप बटर थोड़ा सा ऐड कर लें, चाय के अंदर, या अगर मलाई ऐड कर लें, इससे आपकी ब्रेन वर्किंग बूस्ट हो जाती है। ठीक है, सो मैं ये करता भी हूँ, कई दफा मैं कॉफी में थोड़ा सा बटर डाल के या देसी घी डाल के मैं ले लेता हूँ, और उससे ब्रेन वर्किंग बूस्ट होती है। यस, यू कैन ट्राई दिस। आप एग्जाम वाले दिन नहीं भी ट्राई करना चाहते, मे बी आपको नॉजियाटिक फीलिंग आया कि कुछ ऐसा हो, आप एक दिन पहले ट्राई करके देख लें इसका आपके ब्रेन पे क्या इंपैक्ट आता है। फिर टिप नंबर 5 जो है वो है कि अराइव एट द टेस्ट रूम अर्ली एंड बी सीटेड। आपने टेस्ट रूम में जल्दी पहुंचना है, और आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाना है। अब जल्दी पहुंचने से मुराद जो आपका एग्जाम का स्टार्ट होने का टाइम है ना, आप उससे कम से कम 20-25 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप वहां चले जाए। अब जस्ट इमेजिन करें एक सिचुएशन कि जिस लम्हे आप एग्जाम रूम में एंटर हुए हैं, पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो, चाहे 5 मिनट भी गुजर गए, इतनी ज्यादा आपको स्ट्रेस होगी कि इसका हद हिसाब नहीं है, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या खुदा ना खास आप घर से निकले हैं, कोई ट्रैफिक ब्लॉक है, उस दिन कोई नया सिनेरियो वहां पे ऐसा आ जाता है कि आप वैसे ही कहीं अटक जाते हैं, गॉड फॉरबिड कोई गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आपको मार्जिन भी नहीं रहता वहां पे टाइम पे पहुंचने का। वेरी बैड। ठीक है, सो आप टेस्ट रूम में अर्ली पहुंचे, ये भी बड़ा अहम होता है। टिप नंबर 6 जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ माई फेवरेट वंस। स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले आपने बाकी लोगों से दूर रहना है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेस इज अ कंटेजियस डिजीज। ये एक मूजी मरज है, एक बंदे से दूसरे बंदे को ये मरज लगता है। जस्ट इमेजिन करें ना, टेस्ट एग्जाम रूम में गए हैं, वहां जाके आपको फ्रेंड मिल गया, उसको आप कहते हैं यार मुझे कि जो है ना, उससे डिस्कशन करते हैं अपनी तैयारी,
तो वो आपको कहता है जी कि मेरे फलां फलां चैप्टर्स मिस हो गए। आपको अपने याद आने शुरू हो जाएंगे, आपको टेंशन होगी। वो आपको कहता है यार मेरी तो तैयारी बहुत जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो हर चीज तैयार कर ली, आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस होगी कि यार इसकी इसका हो जाना, मेरा रह जाना। सो इन एनी वे जब भी आप दूसरों से टॉक करेंगे उस दिन आपको स्ट्रेस ही होनी। आराम से जाएं, दूसरों से कोई बात ना करें, बस सलाम करना है करें, और अपनी सीट पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और सोचें कि मैंने किस तरह से इस एग्जाम के थ्रू जाना है, और मैंने किस तरह ये मैदान मारना, आज मैंने ये जंग जीतनी कैसे है। सो उसके बाद वी हैव गॉट टिप नंबर 7, डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ये एक बड़ी ही कॉमन गलती बच्चे करते हैं कि यार मैं अगर मुझे, बच्चे समझते हैं अगर मुझे सब कुछ नहीं आता ना, शायद मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। भाई मैंने आज तक लाइफ में आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्जाम्स में एक्सेप्शनली सक्सेसफुल भी हुआ हूं मैं। एमडी कैट में भी ऑफ कोर्स मैंने मेडिकल में एडमिशन सिक्योर किया, आर्मी मेडिकल कॉलेज में, नस्ट में, एकेयू में, मल्टीपल जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह मेड थ्रू, और भी कई एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी। और मुझे नहीं मेरी जिंदगी का कोई भी इम्तिहान याद पड़ता एक भी जिसमें मैं कहूँ हाँ मैं मुकम्मल तैयारी करके गया था, मुझे सब कुछ आता था। सो इम्तिहान कामयाबी के लिए सब कुछ आना जरूरी नहीं होता। सो बस जो आपने पढ़ लिया आपको आता है, वेल एंड गुड। जो नहीं भी अब माइंड में नहीं भी है, अब उसको बस उसके बारे में ना सोचें। अब अपने एग्जाम रूम में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं यार मैंने नंबर मैक्सिमम कैसे निकालने हैं, जो मुझे आता है, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस साल मैंने नंबर कैसे निकालने हैं। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू थिंक एट दैट टाइम, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोना पे यू। इट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज टिप नंबर 8। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको और भी ऐड करना चाहूंगा कि मेरा ना एक तरीका कर रहा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्स में मैं बड़े एंजॉयबल मोड में जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एग्जाम्स का वैसे ही मुझे फियर नहीं होता, मुझे मजा आता है एग्जाम्स देखे ना। और मुझे याद है जब मेरा फाइनल ईयर भी था एमबीबीएस का, तो फाइनल ईयर ना मेडिसिन का वाइवा या बिग बिग एग्जाम्स के खासतौर पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है बड़े टफ होते हैं। तो मेरी हैबिट ये थी, मैं ना एग्जाम रूम में जाने से पहले या एग्जामिनर के रूम में एंटर होने से पहले मैं ना ये दुआ करता था अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी मेहनत नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है, मेरा अमल भी नाकिस है, जो आला है वो तेरी जात है। और मैं ये भी कहता था यार ये जिसने मेरा इम्तिहान लेना है ये भी नाकिस है, लेकिन बस तू कुछ भी ऐसा कर दे कि जो मैं करूँ उसको पसंद आ जाए। तो हमारी मेहनत नाकिस ही होती है, ठीक है। बस हम हमें चाहिए हम अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह बस हमने जो भी पढ़ा है ना, बस हमें उसमें से हमें बस कामयाबी दे दे, ठीक है। और तसल्ली में रहें, पूरी तसल्ली के अंदर रहे। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप कहें कि बस ये एंड ऑफ लाइफ है। जस्ट ये एक एग्जाम आपकी जिंदगी की डेस्टिनी डिटरमिन नहीं कर सकता। ये मेरे वर्ड्स है ना, आप लिख लें। ये इस एग्जाम की इतनी औकात ही नहीं है कि आपके आपकी जिंदगी की डेस्टिनी ये डिटरमाइन कर सके। ये जस्ट वन स्मॉल एग्जाम ऑफ योर लाइफ है। थ्रू हो जाए वेल एंड गुड, नहीं थ्रू होता गॉड फॉरबिड, मे बी अल्लाह ने इससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके लिए रखा हुआ है। बस आपने क्विट नहीं करना, आपने प्रोग्रेसिव रहना। आपने जिंदगी में अगर सोच लिया ना मैंने आगे बढ़ना है, आप आई प्रॉमिस यू आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इंसान तब हारता है जब इंसान ज़हनी तौर पे हार जाता है। और जिंदगी में कामयाब होने का सिर्फ यही नहीं है कि बस डॉक्टर बन के कामयाब हो गए। देखिए मैं प्रोफेशनली मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मेरी मेडिकल की डिग्री कहीं पीछे रह गई है, और मुझे अगर शायद मौका दिया जाता, मे बी मैं अपने लिए जो मेरी नेचर है मैं मेडिकल को चूज ही ना करता। राइट। सो ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। आपने इस एग्जाम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ा बोल्डली इसको फेस करना है, ठीक है। आप वहां पे जो है ना आप ब्लॉक करने नहीं जा रहे, आप वहां पे छक्के चौके लगाने जा रहे हैं, ठीक है। सो बड़े खुले दिल दिमाग से जाएं, रिलैक्स होकर एग्जाम को अटेम्प्ट करें। ये दिन आपका दिन होगा इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंट और रिलैक्स ड्यूरिंग एग्जाम, बिल्कुल आपको अपने ऊपर फर्म बिलीफ होना चाहिए, बस ठीक है मैंने जो करना था मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब अगर आपके नसीब में है ना ये एग्जाम में सक्सेस, दुनिया की कोई ताकत आप वो रोक नहीं सकती। आपने थ्रू आउट ये 4-6 महीने जितना मर्जी पढ़ लिया है, अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में नाकामी लिख दी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी दे नहीं सकती। अगर आपका ये बिलीफ है, फिर टेंशन कैसी, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। एमडी कैट की तैयारी, कम से कम अगर एमडी कैट की तैयारी, मैं समझता हूँ मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर एमडी कैट की तैयारी आपको इतनी सी बात में नहीं सिखा पाई, इसका मतलब ये है कि आप डिजर्व ही नहीं करते सक्सेस। मेरा एक बड़ा लाइक फेवरेट सेइंग है, मैं खुद से ये बात बड़ी दफा कहता हूँ
कि जिस इंसान में हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है, उसे जीतने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे बस में हो ना, एक बंदा कहना जी मैं हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं हार गया तो पता नहीं ये हो जाएगा, मैं कहूंगा तुम्हें जीतने का हक ही हासिल नहीं है। क्योंकि ये जीतने का हक सिर्फ उसको है जिसके अंदर हार बर्दाश्त करने का हौसला है। और ज्यादातर जीतते भी वही लोग हैं जो कि हार बर्दाश्त करने के हौसले के साथ आगे बढ़े। सो दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। सो रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करें। सो ये हमने बातचीत की है कि किस तरह से हमने एग्जाम वाले दिन स्ट्रेस फ्री रहना है। ठीक है। अब थोड़ी देर में आपकी चैट रूम की तरफ वापस आता हूँ, बच्चों ने काफी सारे मैसेजेस किए हैं, उनको देख लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाता हूँ। मैं क्वेश्चंस को इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा साइड बाय साइड, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैंने एक फ्रेम सेट किया है, मुझे पता है कि ये स्टूडेंट्स के ये जनरल कंसर्न्स हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरा ये जो सेशन है, ये 80-90% को वैसे ही एड्रेस कर देगा क्वेश्चंस को। आप पूरे सेशन में मेरे साथ बस जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहें। फिर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे एंड में, वो भी कवर कर दूंगा। तो मैं क्विकली इनके थ्रू जाता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने बाकी आपके कंसर्न्स पढ़ लिए, आगे चल के इनको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि स्ट्रेस को लेके कोई माइंड इजी हुआ आपका? स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है? कोई ज़हनी तौर पे रिलैक्स हुए आप लोग? तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा, कि बिल्कुल तसल्ली से तहम्मुल से रहे, सुकून से रहे, कुछ भी नहीं ऐसा हो चला। आप खुदा न खासा अटक जाएंगे ना, आई एम देयर बाय योर साइड, आई स्टैंड बाय योर साइड। आप मेरे साथ कांटेक्ट करना, मैं यूसरा के थ्रू आपको इंशाल्लाह मैं जबरदस्त ट्रैक दूंगा करियर का। आप जिंदगी में फिर भी आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। क्या? सो जस्ट स्टे फर्म, स्टे फर्म, स्टे सॉलिड, बी ब्रेव। एक बहादुर सिपाही जैसे लड़ता है ना, एक वैसे आपने लड़ना। ठीक है। ऐसे आपने फाइट करनी जैसे हमारी फौज ने ये इंडिया के 6 हथियारे गिराए थे। ठीक है। सो बी बोल्ड एंड ब्रेव। ओके। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं जनाब, टॉप 3 टिप्स फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट व्हाइल टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, ये मीटिंग क्या, मुझे नोटिस आया कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म होती है, मैं मीटिंग दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके, आप सब लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ताकि मैं इंशाल्लाह ये जितने भी चीजें डिलीवर करना चाह रहा हूँ इन सबका आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये जो मेरा एक सेशन है ना, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर वो जो सेशन हमने एंड पे दिया था ना, उससे इतना ज्यादा हम तसल्ली में आए, और उससे वो बहुत सारे बच्चे तो इसको क्रेडिट देते होते हैं अक्सर प्रीवियस ईयर्स में भी सक्सेस का, कि सर वो हमने जो टिप्स आपने दी थी ना, वो बहुत ही काम आई है। और इंशाल्लाह ये टिप्स आपको हमेशा काम आएंगी जिंदगी के अंदर। तो अगर ये सेशन मेरा एंड हो जाए, मीटिंग एंड हो जाए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा इसको मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। बेटर टाइम मैनेजमेंट व्हाइल टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। अब टाइम मैनेजमेंट जो है, इसके लिए मैं आपको टिप्स देने लगा हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऑन द एग्जाम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू मास्टर एंड प्रैक्टिस। ठीक है। जो बच्चा अच्छा टाइम मैनेज कर जाएगा, काफी सारे चांसेस होते हैं वो बहुत एक्सेप्शनल या रिमार्केबल स्कोर ले लेंगे। ठीक है। सो टाइम को अपने वाइजली मैनेज, जस्ट इमेजिन करें ना, मैं साहिवाल में बैठा हूं, मैंने लाहौर जाना है। तो मैंने अगर वहां पे 3 घंटे में पहुंचना है, 200 किलोमीटर का फासला है मे बी। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दैट्स फाइन। हाउ इज द आइडिया ऑफ ड्राइविंग अ कार एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर? 3 घंटे में जस्ट मैंने हाफ डिस्टेंस भी नहीं किया होगा। एंड हाउ इज द आइडिया ऑफ ड्राइविंग अ कार एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर? ठीक है। तो ये टेरिबल आइडिया है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। सो एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने में कोई, बहुत प्रोलॉन्ग करने में, स्लो एग्जाम को करने में भी कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आपने टाइम की पूरी गिवन लेंथ को यूज करके मैक्सिमल स्कोर फाइट करनी है। राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टूडेंट्स को म्यूट कर देता हूँ और आपको मैं अलाउ नहीं कर रहा, अनम्यूट करना। ऑल राइट। सो टिप नंबर 1 क्या है? प्लान योर टाइम एंड पेस योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। आपका टाइम जो ना प्लान होना चाहिए, पहले से आपको बताना चाहिए यार ये सब्जेक्ट्स हैं और इस सीक्वेंस में मैंने अटेम्प्ट करने हैं। पहले हाफ आवर मैंने इतना कर लिया होगा, फिर लाइक 3-4 मेजर चेक पॉइंट्स आपने बनाने हैं। ठीक है। सो आपने अकॉर्डिंगली अपनी पेसिंग करनी है। सो टाइम आपका ना बजटेड होना चाहिए, ये नहीं है कि बस एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए जो हो रहा है होने देना, नो। आपको अंदाजा होना चाहिए सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है, वो मेरा 30 मिनट्स में सारा चला जाएगा। फिर उसके बाद मैंने से फिजिक्स को अटेम्प्ट करना है या केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना, व्हाट्सएवर
जो भी आपका प्लान है, इट यू हैव टू हैव अ प्लान। आप प्लान लिखें कि आपने आइडियली आइडियली आपने कितने कितने मिनट में पहली दफा पूरे पेपर के थ्रू जाना है, फिर एंड पे रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए कैसे टाइम बचाना है। आपने अच्छा बजट बनाना है, इसका बजट आपका, टाइम की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी जबरदस्त टिप है, वो ये है कि अटेम्प्ट इजियर क्वेश्चंस और इजियर सब्जेक्ट्स फर्स्ट, देन टैकल द हार्डर वंस। जो सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा अच्छे आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लें, ताकि जो आपको आता है आपको उसका मैक्सिमम स्कोर मिल जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए। ठीक है। सो जब आपको पता ना बायोलॉजी आपने पूरी सही कर ली है, तो बाकी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर आप खुद ही आप कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका बूस्ट हो जाएगा, उससे भी आपके स्कोर्स बेहतर आने के चांसेस बन जाते हैं। सो मेरी तरफ से जो प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं बायोलॉजी को इजीएस्ट कह रहा हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये हार्डेस्ट लगती हो, लेकिन जो मैंने सर्वेस की हैं, जो रिसर्च की है, तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये सीक्वेंस दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट है, आप अपना सीक्वेंस बना लें, लेकिन रूल ऑफ थंब ये है, आपने आसान तरीन से मुश्किल तरीन सब्जेक्ट की तरफ जाना है। जैसे सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करें, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हम आते हैं जी तीसरी बात के ऊपर। ये भी बड़ी अहम तरीन टिप है कि आपने इजी क्वेश्चंस को पहले और फिर आपने हार्डर वंस को टैकल करना। ये बहुत ही अहम बात है। इसके लिए आपने साइकिल स्ट्रेटजी का यूज करना है। अब इसमें आप 3 या इससे ज्यादा दफा पूरे पेपर के थ्रू जाएंगे साइकिल स्ट्रेटजी के अंदर। पहले साइकिल में आप क्या करेंगे, देखिए आप पास एग्जाम में क्वेश्चंस है ना, वो आप ये कह रहे हैं कि इजी है, मॉडरेट है और हार्ड क्वेश्चंस है। इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको पक्का उसका आंसर आ रहा है इजी। मॉडरेट में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेटमेंट ऑप्शंस पढ़े, आपको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, या आपको सवाल की समझ नहीं आई, बताइए लिखा क्या हुआ है, हार्ड क्वेश्चन है। सो इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीन तरह के आपके पास क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उन्होंने अपने सिलेबस में भी बताया कि 3 टीयर्स में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले साइकिल में आपने इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये अहम बात बताने लगा हूं, वक्त जाया किए बगैर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप करके आगे चले जाना है। अब पहले साइकिल में फर्स्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपको मुश्किल लगा, आपने सोचते हो यार आई एम एट द वर्ज ऑफ गेटिंग द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और आपने उस क्वेश्चन के ऊपर जनाब लगा दिया टाइम, मे बी आपने 2 मिनट्स 3 मिनट्स लगा दिए। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए मे बी आपका रफली जो है वो ऑन एवरेज से आप कह लें कि से 1 मिनट होगा, व्हाट्सएवर। ठीक है। सो अगर आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन के साथ पहले गो में ऐसे कर दिया, फिर आपका टाइम पूरे का पूरा स्ट्रेस में आ जाएगा, और हो सकता है कि आप बहुत सारे इजी क्वेश्चन एंड पे मिस ही कर जाए। सो ये बहुत अहम बात है कि फर्स्ट साइकिल के अंदर, ये भी रूल ऑफ थंब अब याद रख लें, इफ एनी क्वेश्चन टेक्स मोर देन 40 सेकेंड्स, कोई भी सवाल अगर 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है, आपने उसका या तो बेस्ट आंसर पिक कर देना है, या उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ के आगे चले जाना है। आपने उस क्वेश्चन के साथ स्टिक नहीं किए रहना, आपने टाइम बचाना है। और आप सेकंड थर्ड गो में उनको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, पेपर बेस्ड आपका टेस्ट है। मे बी जो क्वेश्चन आपको आता है ना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, आप उसको तो अटेम्प्ट कर दें, स्ट्रेट उसका बबल फिल कर दें। और जो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगता है, आप उस क्वेश्चन के साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, मे बी लेड पेंसिल के साथ। और जो आपको इजी लगता है, जो वेरी डिफिकल्ट लगता है, उसके साइड पे छोटा सा क्रॉस लगा दें। डॉट और वो कहते हैं ये पेपर पे ना लिखे, लेकिन डॉट और क्रॉस लगाने से या क्वेश्चन मार्क और क्रॉस लगाने से इसको कोई भी चीटिंग के जुमरे में नहीं लेके आ सकता। आप लगा सकते हैं। इसका देखिए फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, जो इजी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, मॉडरेट के साइड पे क्वेश्चन मार्क या डॉट, और हार्ड के एंड पे आपने छोटा सा क्रॉस लगा दिया। अब जब आप सेकंड साइकिल में आएंगे, आप जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और थर्ड साइकिल में हार्डेस्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। सो आपने करना क्या है, आपने इजी क्वेश्चन से टाइम बचाना है, और हार्ड क्वेश्चंस पे टाइम को इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट करें, ऑन एवरेज अगर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, मे बी इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जनाब, पर क्वेश्चन 20 सेकंड में अटेम्प्ट कर रहे हैं। मॉडरेट के लिए आपको मे बी 1 मिनट ही लगता है, और डिफिकल्ट के लिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए। आपने देखिए यहां से टाइम बचाया, आपने इजी से टाइम बचाया, आपने हार्ड पे इवन जरूरत पड़े तो मॉडरेट पे इन्वेस्ट कर दिया। सो यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए ओवरऑल, राइट। सो ये है साइकिल स्ट्रेटजी। वंस अगेन, आपने मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू जाना है। पहले साइकिल में इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, मॉडरेट और हार्ड के साइड पे मार्क करके आगे चले जाए।
सेकंड साइकिल में मॉडरेट और थर्ड साइकिल में जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं उन सबको अटेम्प्ट कर लें। लाइफ इज गुड, लाइफ इज इजी। और जब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे ना, एंड में आपके पास जस्ट कोई 5 10 20 क्वेश्चन रह गए होंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस भी बहुत ही लाइक, चूंकि आप रिलैक्स हो चुके होंगे, आपके ब्रेन को काफी सारा टाइम मिल चुका होगा उन क्वेश्चंस के थ्रू सोचने का, उनके भी सही होने के चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। ऑलराइट। सो अब हम चलते हैं जनाब, ये तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की 3 टिप्स बताई हैं। कौन कौन सी टिप्स बताई हैं दोबारा फिर इनको समराइज कर देता हूँ। पहले मैंने कहा कि आपने अच्छा प्लान करना है, प्लान बनाना है, टाइम के ऐसे आपने लेके चलना है इसको। आसान मजमून पहले और आसान सवाल पहले, बस इतनी सी बातें हैं। इन फंडामेंटल्स को आपने बड़ी प्रिसीजन के साथ इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है ऑन द एग्जाम। इंशाल्लाह इससे आपके स्कोर पे रिमार्केबल फर्क पड़ेगा। ऑलराइट। सो इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे आपसे फीडबैक भी लेना चाहूंगा कि ये जो टाइम मैनेजमेंट की टिप है, आपने इसको फॉलो कर लिया है, और क्या आप इस अप्रोच के साथ, ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, क्या आप इन अप्रोचेस के साथ कन्विंस्ड हैं, या कोई क्वेश्चन है आपका कि आपने कहते हैं नहीं सर ये अच्छा मेथड नहीं है। जी। सो क्या टाइम मैनेजमेंट जो है, आपने इसको एग्री कर लिया है, आपको समझ लग गई है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। राइट। सो ये वो मेथड है जो वर्ल्ड्स बेस्ट मेथड है। ये रिसर्च प्रूवन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया हुआ, ये रिसर्च प्रूवन मेथड है। राइट। सो आपने इसी मेथड को यूज करना है। बाकी कमिंग डेज में आप क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग डेज में आप टॉप ग्रेड के एफएलपीज अटेम्प्ट करें जितना भी टाइम आपके पास बचता है, और उसके अंदर आप इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करें, जो सवाल गलत हो आपके उन सवालों से आप सीखें, क्योंकि एफएलपीस के अंदर हमने मैक्सिमम पास क्वेश्चंस डाले हुए हैं, मैक्सिमम चांस है कि वहीं से आपका वो आना है। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बबल साथ साथ फिल करने हैं या एंड पे? बबल आपने साथ साथ फिल करने हैं, एंड पे नहीं फिल करने। ठीक है। वो एंड पे कई दफा ना कोई डिजास्टर हो जाता है। और बबल भी आपने ना इस तरह से फिल करने हैं कि बबल की भी टेक्निक होती है फिल करने की। आपने पहले सेंटर से फिल करके, और पहले सॉरी पहले आपने जो है ना वो साइडों से फिल करके फिर अपने सेंटर में जाना है। बबल भी कई दफा बच्चे ऐसे फिल करते हैं, बबल फिल करते हैं ना बच्चे बड़े बड़े ब्लंडर्स मार देते हैं। या तो उसको पार्शली फिल कर देते हैं, वो स्कैन में उसने का मैं इसकी। सो कोई चंद सेकंड देते हैं ताकि सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन कर लें, कनेक्ट हो जाएं अगेन। बड़ा मुझे मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ इस स्टेज पे इंटरेक्ट करके, और थ्रू आउट मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स फुली एंगेज हैं और क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ फीडबैक भी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो भी टाइम के साथ साथ बल्कि और बेहतर हो रहा है, बढ़ रहा है जो अटेंड कर रहे हैं। इट्स ऑल गुड, मोटिवेट्स मी एज वेल। मेरी यही कोशिश है कि आपके टाइम की मैं आपको बेस्ट वैल्यू दूँ इस स्टेज के ऊपर। ठीक है, मुझे पता है कि आपका टाइम बड़ा कीमती है इन दिनों में, और आपको बेस्ट वैल्यू देना चाहता हूँ। ओके। सो हम डिस्कस कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि आपने ना एफएलपीज अभी आखिरी दिनों में अपने टॉप ग्रेड ऐप से मैक्सिमम एफएलपीज अटेम्प्ट करें, और उनमें जो मिस्टेक्स हैं आप उन मिस्टेक्स को उनसे सीखते जाएं। वैसे भी हमने इन एफएलपीज के अंदर मैक्सिमम पास क्वेश्चन रखे हुए हैं, वहीं से आपका पेपर बड़ी दफा आता है। राइट। खान जी कह रहे हैं जी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपसे। जी जनाब करें। ईमान फातिमा ने पूछा कि इजी और मॉडरेट में डिफरेंस समझ में नहीं आता। इजी वो है जो कि बस आपको पक्का आता है, आपको पता है यार मुझे कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, वो इजी है। अगर आपका जरा से भी डाउट आ गया, 2 ऑप्शन में भी डाउट आ गया, वो मॉडरेट है। और 3 या 2 से ज्यादा ऑप्शन में फर्ज करें डाउट आ गया, 3 या 4 ऑप्शन में डाउट आ गया, वो हार्ड क्वेश्चन है। इस तरह से आप सोचें इसको। जी खान जी क्वेश्चन पूछें आप। बबल फिल करने के मेथड को बता रहा था मैं कि उसके अंदर ना देखें, अब जैसे फर्ज करें कि ये बबल है ना, बच्चे आपने ना साइडों से पहले इसको फिल कर लेना, बाद में इसको सेंटर से फिल करना है। ठीक है। सो अगर बबल पार्शली फिल होगा तो क्या होगा, आप बड़ी दफा आपका वो जो पेपर है वो क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड आ जाएगा। और अगर आपने बबल को फिल करते हुए साथ वाले में भी फिल कर दिया है तो भी आपका वो नल क्वेश्चन डिक्लेयर हो जाएगा, अगेन योर मार्क्स आर गॉन। ठीक है। अगर आप डॉट डॉट लगा के आगे जाते जाएंगे, एंड पे इकट्ठे फिल करेंगे, हो सकता है आपको टाइम ही ना मिले, खुदा ना खासा आप बिल्कुल ही ट्रैक ही भूल जाए, वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। आप साइड बाय साइड अटेम्प्ट करते चले जाएं, बबल्स फुल ऑल द वे फुल करते चले जाएं। ठीक है। हाँ जैसे अगर आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन का कोई आंसर बनता है, आपको अभी पक्का नहीं है, मे बी क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका आंसर आपको लगता है सी है, तो आप जो ना वो जो सी है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आंसर शीट पे नहीं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर
जो सी है आप उसको मार्क कर लें। कि मैं कैम ऑन कर लूं जरा। आप क्वेश्चन पेपर पे उसको सी को मार्क कर लें, ताकि एंड पे आप जल्दी से आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, या आपको पता है बी और सी में डाउट है, बी और सी दोनों को मार्क कर लें, ताकि सेकंड थर्ड रीडिंग्स के अंदर आप कम ऑप्शंस के थ्रू सोचें, आपका और भी टाइम बचे। राइट। तो बबल बबल फिल करने का यही तरीका कार है कि साइड बाय साइड फिल करें, साइडों से फिल करके एंड पे आपको ना बबल, बंदा जब फिल करना स्टार्ट करता है ना, स्टार्ट में स्लो होता है, एंड पे बंदा जरा जज्बाती हो जाता है। तो जब आप सेंटर से फिल करके बाहर की तरफ जाएंगे, तो चांसेस है कि आप साथ वाले बबल में भी चले जाएंगे। आप उसी बबल के अंदर पहले साइडों से फिल करके फिर सेंटर में आप रैपिडली उसको फिल करते हैं। यही इसका बेस्ट मेथड है। ऑलराइट। सो अभी दोबारा थोड़ा सा चैट में मैं देख लूँ, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन शीट पर टिक करें या बबल फिल करें। सो इसमें देखें, क्वेश्चन शीट पे अगर आपने स्ट्रेट बबल फिल करना है ना, फिर क्वेश्चन शीट पे टिक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फजूल एक्टिविटी नहीं करनी जिसका फायदा कोई नहीं। अगर आपने बबल फिल कर दिया, इट्स गॉन। तो आपने क्वेश्चन पे फिल उसको टिक करके क्या करना है, यू डोंट नीड एट ऑल। बच्चे फिर एनोटेट कर रहे हैं, मुझे एनोटेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। सिविल एनोटेशन और एनोटेशन है ये, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। बच्चे भी शरारती होते हैं। ड्यूरिंग सेशन ही देखिए एनोटेट कर दिया और आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ऑलराइट। सो अब हम जनाब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मैं अब आपको टॉप 10 टिप्स देने वाला हूं टू सॉल्व एमसीक्यूज व्हाइल टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। अब इम्तिहान देते हुए कैसे आपने किन टिप्स को फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करना है, उस पर बात करते हैं। Remember how you approach MCQs while sitting in the examination hall will create big difference to your score. Attempt multiple choice questions wisely. अच्छा, ये जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है ना, मैं एंड पे आपके साथ ये शेयर प्रेजेंटेशन पूरी शेयर करवा दूंगा, ताकि आपने रैपिडली भी इसके थ्रू जाना हुआ ना, आप रैपिडली इसको इसको दोबारा इन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ लेना, ताकि आपके माइंड में दोबारा पक्का रहे अच्छा हमने इसी के थ्रू जाना है। ठीक है, ताकि अहम पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाए। मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा। सो बहरहाल आपकी जो अप्रोच है ना एग्जाम में बैठ के, बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है आपके स्कोर के लिए। तो इसके लिए मल्टीपल टिप्स हैं। पहली टिप ये है, बी प्रिपेयर टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। कि एक तो आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, मैंने तेजी से पढ़ना है और मैंने तेजी से सोचना भी है। अपने ब्रेन को कमांड दे भाई अलर्ट हो जाओ। ठीक है। और ये भी आपने माइंड से, अगर आप ये सोचेंगे ना मैंने दाएं में से चीटिंग की कोशिश करनी है, आपका अपना ब्रेन स्लो हो जाएगा। आप अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे होंगे। सो अपने पैरों पे आपने सोचना है। ठीक है। और अपने ब्रेन को कमांड दें भाई तेज पढ़ना है और तेज सोचना है। फिर टिप नंबर 2 है ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान अब क्या होता है और ये आपके पास कैसे हो सकता है, देखिए प्लान ए क्या है। क्वेश्चन को अप्रोच अप्रोच करने के लिए प्लान ए ये है कि रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट। आप स्टेटमेंट को पढ़ें, उसको पढ़ के समझ लें। फिर उसके बाद हाँ ये जब आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और पढ़ के समझ लिया, समझने से क्या मुराद है, आप उसको ना मेरी तरफ से स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ के उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेट कर लें। जैसे कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट। अब देखिए स्टेटमेंट ये है, नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट। ये काफी डिफिकल्ट स्टेटमेंट लग रही है। अब इसको मैं सिंपली पंजाबी में ट्रांसलेट करूंगा, मैं कहूँगा हाँ जी केड़ा सही है, मैं लबना हूँ। अब केड़ा सही है या कौन सा सही है, वो मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगा। ठीक है। सो कई दफा हमें ना स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके अपने ब्रेन के लिए एक इंतहाई सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको लेके आना होता है, ताकि रैपिडली हम उसको प्रोसेस करके हम आंसर तक पहुंच जाए। सो ये रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट। पढ़ें और पढ़ के उसको समझ लें, च्यू एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद फिर अगर खुदा ना खासा आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, फिर आप ऑप्शंस को पढ़ें जो कि पॉसिबल आंसर्स हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ें। तो अगर पहली दफा आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, ऑप्शंस पढ़ के जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर आपको कोई नो हाउ है आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर पहले एंटिसिपेट करें, हाँ जी इसका ये आंसर बनता है। उस आंसर को ऑप्शंस में ढूंढें और मिल जाए तो पिक करें।
अगर आपने देखिए स्टेटमेंट को पढ़ा, समझा, सॉल्व किया दिमाग में, आंसर खुद आपके दिमाग में आ गया कि ये आंसर इसका बनना है, और वो आंसर आपने ऑप्शन में भी ढूंढा और आपको वहां पे भी मिल गया, 99% चांस है आपका वो सवाल ठीक हो। प्लान ए है ये। खुदा ना खास्ता अगर ये प्लान आपका वर्क नहीं करता, फिर प्लान बी है। प्लान बी क्या है? बैक सॉल्व कर सकते हैं। अब बैक सॉल्व स्ट्रेटजी क्या होती है? आप हर ऑप्शन को समझें कि ये, या ना देखिए, आप समझें कि स्टेटमेंट जो है ना, चूंकि स्टेटमेंट तो गिवन है ना, वो तो पक्की है। आप समझेंगे स्टेटमेंट इज द आंसर, एंड हर ऑप्शन जो है ये ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज द आंसर और ये क्वेश्चन है, और उसको क्वेश्चन समझ के आप स्टेटमेंट तक जाने की कोशिश करें। कई दफा इस बैक सॉल्व स्ट्रेटजी से आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। फिर भी खुदा ना खास्ता अगर ये भी वर्क ना करे, फिर प्लान सी है। प्लान सी क्या है? यू मेक एन एजुकेटेड गेस, या इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किपिंग मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो आपने इवन नेगेटिव मार्किंग हो भी तो भी मैं रिकमेंड नहीं करता, उससे आपको लॉस ज्यादा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने आंसर, चाहे गेस लगा दें, आंसर आपने अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। गेसिंग टेक्निक्स आगे चल के मैं आपको सिखाता हूँ। बहरहाल यहाँ तक आप जेल में ये रखें कि एक क्वेश्चन के लिए ना मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती है। मैं ये नहीं अब कह रहा कि आपने तीनों अप्रोचेज पहले इस साइकिल में ही लगा देनी है। ये ना हो पहले साइकिल में आप पहले पढ़ा, नहीं समझ आया, ऑप्शंस पढ़े, फिर आपने प्लान बी और फिर प्लान सी पे चले गए, एक ही सवाल पे आपने 3-4 मिनट लगा थे। ऐसा नहीं करना पहले साइकिल में, नहीं कम से कम। हाँ, जब कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा है, सेकंड थर्ड साइकिल के अंदर आप कर सकते हैं। पहले साइकिल में मैंने आपको यही बताया है, इफ एनी क्वेश्चन takes more than 40 seconds. Either pick your best answer or skip that question and move on. आप उसी क्वेश्चन पे अगर स्टिक किए रहेंगे, आपका टाइम पूरे पूरे एग्जाम आपका क्राइसिस में आ जाएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी आउट हो गई, आपका एग्जाम गया। ऑलराइट, सो ये बार सेकंड टिप मैंने आपको दे दी है। थर्ड टिप जो है वो ये है, ये भी बड़ी अहम टिप है। आपने चारों या पांचों ऑप्शन जो दिए होंगे ना वहां पे, आपने उनको पढ़े, सबको पढ़े बगैर आपने आंसर पिक नहीं करना। अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है ना कि ए इज द आंसर होगा, लेकिन आपने फिर भी बी सी डी तक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कमांड दी होती है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर, और कई दफा एक से ज्यादा राइट आंसर्स होते हैं। तो एक से ज्यादा राइट आंसर्स में से आपने बेस्ट को पिक करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं जी कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैटर, एलिमेंट, एटम और न्यूक्लियस। अब आपको पता है चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन सबसे प्रिसाइज आंसर न्यूक्लियस है, जो कंसेप्चुअली सबसे ज्यादा हमें पता है कि करीब तरीन है। तो अगर मैं मैटर को पढ़ के पिक कर देता तो मेरा तो सवाल गलत हो गया था। ये जस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन सिमिलर वे में एक से ज्यादा राइट क्वेश्चंस, राइट ऑप्शंस क्वेश्चन में हो सकते हैं। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ के फिर आप बेस्ट आंसर चूज करेंगे ना, आपकी गलती के चांसेस चले जाएंगे। फिर टिप नंबर 4 है, पिक द राइट आंसर इन द राइट स्पॉट। अब बड़ी दफा ना बच्चे ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं, खासतौर पे बबल फिलिंग के अंदर। कंप्यूटर बेस में मसला नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा, सी क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पेपर से पढ़ा और उसका आंसर नहीं आया, उसको खाली छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा, उसका आंसर 23 के सामने लगा दिया, 25 का 24 के सामने। पूरी सीरीज गलत करते हैं। जो वन ऑफ द सीरियस्ट मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं ना, वो ये पूरी सीरीज वाली है। यू माइट से नो नो आई वोंट डू दिस, आई एम नॉट दैट सिली। वेल, एवरीबॉडी डज। ठीक है, कोई भी बंदा कभी भी सिली बिहेव कर सकता है, और हर साल सैकड़ों बच्चे करते हैं, और आप जैसे करते हैं, और इवन बड़े बड़े सुपर स्मार्ट बच्चे भी कर जाते हैं। आपने अपनी हैबिट ही ऐसे बनानी है, हमेशा दिमाग में ना, जैसे मेरी अप्रोच इसमें यही होती थी, दिमाग में बचा हमेशा क्वेश्चन नंबर जो है ना, आपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट का मैच करके ही बबल फिल करना है। 23 23 बबल फिल, 24 24 नंबर दिमाग में ना मैच करें। इस नंबर मैचिंग में एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाना, जस्ट ये अप्रोच है, आपके दिमाग ने खुद ही मैच करना है। लेकिन इस अप्रोच के साथ सीरीज मिस्टेक के होने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 5, change answer if you have a reason to do that, otherwise don't do this। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, आपको जो पहला हंच है ना, ये यूजुअली करेक्ट होता है। पहला आंसर जो आपके दिमाग में आया वो यूजुअली करेक्ट होता है। सो पहले हंच को ही पिक करें, अनटिल अनलेस आपको लगे ओ मैंने तो स्टेटमेंट को गलत रीड किया था, या मैंने ये तो ऑप्शन पढ़ा ही नहीं था, या मैंने इस वर्ड को नहीं गौर किया था। आपको कोई वजह मिल जाए आंसर पहला चेंज करने की, तो चेंज कर दें। लेकिन अगर आप बगैर वजह के अपना पहला आंसर चेंज आपने नहीं करना, सिंपली डबल माइंडेड, बिना वजह नहीं होना, ना ड्राइविंग के अंदर, ना रियल लाइफ के अंदर, और खास तौर पे ना क्वेश्चंस के अंदर। डबल माइंडेड नहीं होगा जल्दी।
टिप नंबर 6 है, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड, नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप मेक श्योर करें, एक है ना, एक क्वेश्चन वो है टॉपिक में जो आप समझते हैं कि एग्जामिनर को पूछना चाहिए, और एक क्वेश्चन वो है जो कि एक्चुअली एग्जामिनर ने पूछा है। देखिए, आपने एग्जामिनर की तरह सोचना है, ना कि आप ये सोचें कि एग्जामिनर हमारी तरह सोचे। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, एक वो क्वेश्चन होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस टॉपिक से आएगा, लेकिन एक वो क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर ने पूछा होता है। सो आपने एग्जामिनर के टर्म्स में सोचना है। यू हैव टू लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर। ये बड़ी अहम बात है। ऑलराइट, सो आपने, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसके मुताबिक सोच के आंसर तक पहुंचना है। खुद ही अपने पास से लगाना, हाँ ये इसमें से रिमूव कर दें या ये ऐड कर दें तो आंसर ये बनेगा, लिहाजा मैं ये लगा देता हूँ, ऐसा काम हरगिज नहीं करना, मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे। टिप नंबर 7 है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। क्या फायदा क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ेंगे, सीधा सीधा जो है ना वो मार्क्स लूज करने वाली बात है। नहीं भी आता, 1% भी आपको नहीं अंदाजा, फिर भी आप, मैं कहूंगा, गैस लगाएं, अनआंसर्ड छोड़ के आना ही नहीं है, सिंपल सा रूल ये है। टिप नंबर 8 है, इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ द अदर 3 ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट करें कि जो भी क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर, जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज का वर्ड आ गया, अब बाकी तीनों में से देखें क्या कोई भी ऑप्शन है एक भी गलत है। अगर एक भी ऑप्शन गलत निकल आया, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज और वो वाला दोनों आउट हो गए, बाकी दोनों में से सोच के अपने आंसर लगा लेना। एंड ऑपोजिट इज ट्रू फॉर नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज वाला कोई भी क्वेश्चन आप देखें, कोई एक भी ऑप्शन सही है, अगर एक से डी नन ऑफ दीज है, ए जो है ना वो आपको लगता है ये तो वैसे ही करेक्ट, जो ए है वो इसके अंदर नहीं बनता, ठीक है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज और आउट हो गए। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस विद नन ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ द 3 ऑप्शंस इज करेक्ट। अगर नन ऑफ दीज और वो वाला अगर करेक्ट निकल आए, बाकी में सबका आंसर होगा, एंड सो ऑन। सो ये टिप भी आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे देखें ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन आ गया है नहीं, ना, ऑक्सीडेशन अब खुद इसके बारे में सोचे, ऑल ऑफ द अबव के बारे में हमने क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन देखा होते हैं। कि क्या दूसरों में से कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आपको बाकियों में से इनकरेक्ट कौन सी नजर आ रही है ऑप्शन? ऑक्सीडेशन आपको पता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स। अब जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, में ये होता है। तो देखिए बी एंड डी सीधा आउट हो गए, अब बाकी में से कोई आंसर होगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, टिप नंबर 9 है, आई होप कि आपने ये पॉइंट फॉलो कर लिया। टिप नंबर 9 है, रीडिंग लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस वेरी लॉन्ग विद वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट्स माइट बी हेल्पफुल। कई दफा ना वो एग्जामिनर लंबी स्टेटमेंट दे देता है 4-6 लाइनों की, और एंड पे उसने ना आखिरी लाइन में सीधी सी बात पूछी होती, लंबी चौड़ी कहानियां सुना के, राइट, वो सीधी सीधी आखिरी बात पूछी होती है। तो अगर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट अनड्यू लेंथी है ना, 2-3-4 लाइनों पर मुश्तमिल है, तो आपने आखिरी लाइन को पहला पहले ही पढ़ लेना है। ठीक है, पहले ही पढ़ लें, और हो सकता है कि उसके साथ आपको डायरेक्ट ही पता चले, अच्छा मैंने इस चीज के ऊपर सोचना है, सिनेरियो पढ़ते हुए भी आप उसी के बारे में सोचे, क्योंकि अक्सर उसने जो पूछा होता है वो आखिरी लाइन के अंदर ही क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आखिरी लाइन को पहले पढ़ लेना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर पूरी पढ़, कई दफा पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर ही आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, फिर भी अगर पूरा क्वेश्चन, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पढ़ भी जाए, स्टिल आपके ब्रेन के पास बेटर थिंकिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि जो एंड पे पूछना है वो पहले ही आपके दिमाग में। क्योंकि एग्जामिनर्स पता क्या करते हैं, कई दफा एग्जामिनर्स बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए जानबूझ के उसमें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती क्वेश्चन को बनाने के लिए, सिर्फ बच्चों को अंदर, बच्चों को उलझाने के लिए अनड्यू इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो जैसे देखे ना, अब ये इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। जस्ट इमेजिन कि मैं पूरा पढ़ना शुरू कर दूं, एंड पे जाके मेरे से पूछा गया जी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। अब मैं इस सारे को पढ़े बगैर क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पिक कर सकता? आई कैन डू इट। ठीक है ना, सो इस तरह की सिचुएशन भी कई दफा होती है। टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, बड़ी क्लेवर बात मैंने बताई है आपको ये। टिप नंबर 10 है जी, चेक डिमेंशंस इन फिजिक्स पेपर, चेकिंग डिमेंशंस इन फिजिक्स पेपर माइट बी हेल्पफुल। अगर आप फिजिक्स के पेपर में डिमेंशंस के बारे में कुछ को देख लेते हैं, वो बड़ी दफा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, जैसे ये है टाइम पीरियड, आप इसमें अगर डायमेंशंस के ऊपर भी सोच लें, तब भी आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो सबकी डायमेंशन हम निकाल लें, अल्टीमेटली यू विल गेट टू द राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, सो जो लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा वो यही है कि हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह पे भरोसा रखें
और अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। देखिए मैं आपको ना एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी चूंकि हमारा कंक्लूसिव सेशन है, इसके बाद हमारा कोई आपस में एक सेशन यहाँ पे नहीं होगा इंशाल्लाह। जब आप किसी दिन सक्सेसफुल होंगे, आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, अपने ड्रीम कोर्स में पढ़ रहे होंगे, एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे होंगे, एक तो आपने इंशाल्लाह थ्रू होके हमें बताना है कि आप कहाँ पहुंचे हैं। और उस कॉलेज में मुतलका जो कम्युनिटी होगी टॉप ग्रेडर्स की, उनके साथ भी हम आपको कनेक्ट करेंगे। वो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे हेल्प आउट भी करेंगे। और कभी ना कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं आपके कॉलेज में आऊंगा एंड विल हैव अ लंच देयर। हम गपशप लगाएंगे, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, हम डायरेक्ट मुलाकात करेंगे। आई ऑलवेज लव टू मीट माई स्टूडेंट्स, मुझे हमेशा खुशी होती है। अभी इस साल भी मैं केई में गया हूँ, अलामा इकबाल में गया हूँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उनको मैं साथ लेके बाहर लंच में गया हूँ एंड आई एंजॉयड अ लॉट विद देम। उनको उनको समझना, सोचना, उनको फ्यूचर के लिए एडवाइस करना, ये मुझे खुद को बड़ा पसंद है। राइट, सो इंशाल्लाह आई प्रे फॉर योर सक्सेस। और आप जब कामयाब होंगे हम आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे, विल स्टे इन टच। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि हमने आपको जनाब दुनिया की बेस्ट तैयारी कराई है, हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी को कोई करा ही नहीं सकता। तो मैं कोई कसीदे जो है ना वो टॉप ग्रेड के नहीं बयान करने लगा, कोई फजाइल नहीं बयान करने लगा टॉप ग्रेड के। बस एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जो भी किया है, हम 100% सिंसियर रहे हैं आपके साथ। हमने हर क्वेश्चन जो सिस्टम में डाला, हर लेक्चर जो रिकॉर्ड किया, हर इंटरेक्शन जो हम हर वो एक्सपीरियंस आपको आपके लिए बिल्ड करने की कोशिश की है, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे हैं, आप एक बेटर स्टूडेंट बने, आपकी लर्निंग बेहतर हो। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि हम आपके लिए इंतहाई ज्यादा चीजों को आसान बना दें। ठीक है, खुद मैंने भी कोशिश की है, मेरी टीम ने भरपूर कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कहीं कोई कमी कुताही रह गई है हमारी तरफ से, उसके लिए मैं पर्सनल कैपेसिटी में आप सबसे एक्सक्यूज करता हूँ। क्या है वो भी मेरा ही फॉल्ट हो गया एज अ लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी। अगर कुछ ऐसा है आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि सर इस चीज को आइंदा के लिए जरूर इंप्रूव करें। मैं पॉजिटिवली इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करूंगा। लेकिन जिस चीज को आप डाउट करेंगे, मैं हर्ट होऊंगा ना, वो है मेरी सिंसेरिटी और मेरी टीम की सिंसेरिटी और टॉप ग्रेड की सिंसेरिटी टूवर्ड्स यू। वो हम हमेशा 100% सिंसियर रहे हैं। यू हैव माई वर्ड्स। और शायद जिन बच्चों ने जो अच्छे से स्ट्रांगली प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज्ड हैं, उन्हें इस बात का पता होगा कि कितने प्यार से और कितनी एफर्ट के साथ हमने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है फॉर द स्टूडेंट्स। बड़े पैशनेट होके इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड माई टीम वी हैव डन इट फॉर यू। एंड हम हमेशा ओपन रहते हैं टू क्रिटिसिज्म। एवरी ईयर हम इसको इम्प्रूव करते हैं, बल्कि एवरी डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हम फीडबैक लेते हैं आपसे। आपको पता है सिस्टम में जगह जगह हर लेक्चर का, हर स्लाइड का, हर क्वेश्चन का, हर चीज का फीडबैक ले रहे होते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से मुझे तसल्ली है कि जब डे वन पे टॉप ग्रेड को मैंने बनाया था तो मेरे माइंड में यही था कि हमने स्टूडेंट्स को ट्रू वैल्यू डिलीवर करनी है। हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेट करने के। पहला रूल क्या है? स्टूडेंट्स फर्स्ट। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको उसकी तस्वीर भिजवाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट। सो हमारे लिए हम अपना नुकसान कर लेते हैं स्टूडेंट के भले के लिए। आप लोग मेरे लिए सबसे पहले हैं। और आप लोगों की कामयाबी के अंदर मेरी कामयाबी है और टॉप ग्रेड की कामयाबी है। आप सक्सेसफुल होंगे तो यही मेरी सक्सेस है बस। ठीक है, इसके लिए हमने आपके साथ टीम अप किया और हमने आपके लिए काम किया। ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हुए हैं चैट के अंदर। मैं थोड़ा सा उनके थ्रू भी चला जाऊं। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर भी कर दिया है जो बच्चों ने इसके अंदर अंदर पूछे हुए हैं, उन सबको मैं वन 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 पढ़ूंगा। बहुत सारा टाइम चाहे वो चला भी जाएगा। ऑलराइट, सो बच्चे कह रहे हैं जी इंशाल्लाह, आई थिंक मेरे ख्याल मिलने की जब मैंने बात की थी उसके ऊपर बच्चों ने ये कहा है। और फिर ये कमेंट है, मुनव्वर ने बड़े प्यार से ये कमेंट लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जब पढ़ता हूँ ना यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ता हूँ या फीडबैक कई दफ़ा आ जाता है बच्चों का रिव्यूज वगैरह में, तो सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, उस्तादों को भी चाहिए होती है कि यार हम जितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या हमारे स्टूडेंट्स को वैल्यू मिली भी है, उनको फायदा हुआ भी है। जब आप कहते हैं ना हाँ हमें बहुत फायदा हुआ है, हम भी मोटिवेट होते हैं, हमारा भी दिल करता है और ज्यादा आगे बढ़ के इनके लिए काम किया जाए। सो हमें इस सेंस में मोटिवेशन चाहिए होती है। सो स्टूडेंट ने लिखा है जी कि सर आई डिड what was necessary for me and learned way more than I expected. Alhamdulillah, कहते हैं जी, as this is the last meeting, I must say you are true legend for students. Always love you, sir. Thank you very much. I love all my students. You are all dear to me. आप कभी भी जिंदगी में मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह, आप हमेशा मुझे अपने साथ सिंसियर पाएंगे और जिस भी स्टेज पे आप होंगे
मैं आपको हमेशा आपको करियर से रिलेटेड एडवाइस दूंगा और आपको अगली स्टेज पे मूव करने के लिए मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारे, अल्लाह ताला ने शायद मेरी ड्यूटी लगाई हुई है ये वाली। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। कई बहुत सारे ऐसे कहते हैं सर वो एक मीटिंग हमारी हुई थी आधे घंटे की, उसके बाद हमारी लाइफ टर्न हो गई थी। और बड़ी दफा ऐसे होता है। कभी जिंदगी रहे तो आप जरूर आना, साहिवाल चाहे आ जाना, मेरे ऑफिस में आना, हम यहाँ बैठ के गपशप लगा लेंगे, मिलेंगे। आपको मैं इंशाल्लाह जो एडवाइस करूंगा, आपको जस्ट इमेजिन करें ना, मैं ना जिस चीज के थ्रू आप जाना चाह रहे हो ना, आप गॉन थ्रू दैट। अब जस्ट इमेजिन करें मुझे बिल गेट्स के साथ मीटिंग मिल जाए 15 मिनट की, आधे घंटे की, और मुझे मैं कहूँ यार इससे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इससे मैं डिस्कस कर सकता हूँ अपने करियर को। मैं तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। सो क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो व्यू है वर्ल्ड का, मेरे पास नहीं है। सेम इलोन मस्क के बारे में या किसी भी अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर के बारे में। सो आई हैव गॉन थ्रू सो मच इन माई लाइफ। बहुत सारी मैंने चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं। आई हैव हैड लॉट मोर फेलियर्स देन यू। आई हैव लर्न लॉट मोर देन यू। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो आप लोगों के लिए है। यू आर ऑल वेलकम एनी टाइम टू टॉप ग्रेड। मैं हमेशा आपको इंशाल्लाह आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ईमान कह रही हैं सर, वंस सेड वंस बिफोर यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन फिर सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आई कैन अप्लाई दिस 1 आवर पेपर 3 मिनट्स। हाँ बिल्कुल, आप ना अगर आप ऐसा है कुछ भी ऐसा जो आपके लिए वर्क करता है ना, मैंने देखिए मैंने जनरल रूल्स बताए हैं ईमान, मैं आपको कह रहा हूँ जनरल रूल्स मैंने बताए हैं। और कुछ भी ऐसा जो आपके लिए वर्क करता है ना, चाहे मैंने कहा कि ये नहीं करना, उसको अपने अडॉप्ट करना है। जो मेरी जो गाइडेंस है ये जेनेरिक गाइडेंस है। कई दफा हर इंडिविजुअल के लिए गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपको हर घंटे के बाद 2-3 मिनट की ब्रेक लेके आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, इट वर्क्स फॉर यू, इट्स बेस्ट फॉर यू। दी बेस्ट इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर यू। दी बेस्ट इज द वन विच बेस्ट सूट्स यू। करियर के बारे में भी ऐसे ही है, लाइफ के बारे में भी ऐसे ही है, लाइफ पार्टनर के बारे में भी ऐसे ही है, स्ट्रेटजीज के बारे में भी ऐसे ही है। आपके लिए बेस्ट वही है जो आपके साथ बेस्ट मुताबिकत रखता है, सूट करता है आपका। ओके। सो कुछ और इसके थ्रू मैं जाऊंगा। सिंध वालों ने भी पेन लेके जाना है जी, बेसिक फॉर्मेट सेम ही है। ओके। चले। बहुत सारे बच्चों ने दुआ में, इंशाल्लाह आप लोगों को हमेशा मैं दुआ में याद रखता हूँ, बल्कि मैं अपनी मम से कहता होता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए दुआ करें। मुझे लगता है उनकी दुआएं मेरे से ज़्यादा कबूल होती हैं। तो मैं खुद भी दुआएं करता हूँ आप सब लोगों की कामयाबी के लिए। मरियम रफीक ने आखिरी कमेंट दिया जी कि जज़ाकल्लाह सर फॉर एवरीथिंग एंड एवरी एफर्ट यू एंड योर टीम डूज। Okay. May Allah bless you and may you keep enlightening us. आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच मरियम। एंड फिजा ने कहा जी कि पहले भी ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करके, मगर वे टॉप के टीचर्स जितना मोटिवेट करते हैं एवरी सिंगल स्टूडेंट को, इज़ द बेस्ट वे, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों के जो रिमार्क्स हैं, ये जो प्यार है टॉप ग्रेड के लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मैडम यूसरा के लिए, मीन्स अ लॉट टू अस, मीन्स अ लॉट टू अस। और जस्ट लास्ट पे मैं अब चंद बातें और, फिर इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। एजुकेटेड गेस्ट के लिए टिप्स हैं ये, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन फिर भी जल्दी से मैं इनके थ्रू चला जाता हूं। एक तो, अगर दो, इफ टू रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट, एलिमिनेट द रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स टू बी लीस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। सो अगर दो आपको लग रहे हैं ना कि ऑप्शंस दोनों दो सही है, उनमें से आप देखें किसकी रेलेवेंस स्टेटमेंट के साथ ज्यादा है, वो सही होगा, दूसरा आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगर एक आंसर जनरल है और बाकी सारे स्पेसिफिक है, तो जनरल आंसर जो डिफरेंट होगा ना, वो क्वालिफाइंग आंसर होगा, एंड वाइस वर्सा। टिप नंबर 3 है, चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हेन अदर्स आर मच शॉर्टर। अगर चार ऑप्शन है, ये है गेस करने की बात है। देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ नोइंग द राइट आंसर। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आपने वही पिक करना है। अगर खुदा ना खासा नहीं पता, भटक गए हैं, फिर आपने गेसिंग टेक्निक यूज करनी है। एज अ फर्स्ट गो टेस्टिंग गेसिंग टेक्निक यूज नहीं करनी। अगर चार ऑप्शन हैं, उनमें से तीन शॉर्ट है, एक लेंथी है, मैक्सिमम चांस है कि लेंथी वाला जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर हैज टू गिव यू समथिंग इन द क्वेश्चन सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चन। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो को पहेली की शक्ल में क्वेश्चन दे, और इलेबोरेट करने के चक्कर में बड़ी दफा वो क्वालिफाइंग ऑप्शन को लेंथी कर जाता है। ये एग्जामिनर की वीकनेस होती है, क्लेवर एग्जामिनर्स को अवॉइड कर लेते हैं। बहरहाल ये एक टिप, हम उनकी इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं, ये भी टिप है। टिप नंबर 4 है, चूज ए आंसर विद मिडिल वैल्यू व्हेन अदर्स आर लोअर और हायर। जैसे चार ऑप्शन है ना, 25, 50, 75 और 100, तो 50 और 75 में से मैक्सिमम चांस है कि आपका आंसर होगा, क्योंकि दिस इज हाउ एग्जामिनर्स थिंक। अच्छा जी, इसका आंसर 50 है, दो ऑप्शन ऊपर डाल दो, एक इसके नीचे डाल दो, तो सवाल मेरा पूरा हो गया। उनके दिमाग में तो पहले क्वेश्चन आंसर होता है ना, इस तरह से ऑप्शंस बनते हैं। फिर है, चूज नाइदर ऑफ द सिमिलर आंसर्स। अगर दो आंसर बिल्कुल सेम है, उनमें से कोई भी चूज नहीं करना।
दो अगर बिल्कुल ऑपोजिट है, उनमें से एक चूज करना है। जैसे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, यू नो कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा गिवन सिचुएशन के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। चूज द आंसर दैट एग्रीज ग्रामेटिकली, जैसे देखे ना कि जो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट ऑप्शन होगा ना विद द स्टेम, वो आपका क्वालिफाइंग ऑप्शन होगा। सो ये भी टिप है। टिप नंबर 7 है चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। सो जिस ऑप्शन के जो ऑप्शन मोस्ट सिनोनिमस होगा ना विद द कीवर्ड इन द स्टेटमेंट, वो आप आंसर के तौर पे पिक करते हैं व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। चूज फेमिलियर वर्सेस अननोन ऑप्शंस। तो अगर आपको कई दफा ना बच्चे बिल्कुल जो रैंडम अननोन ऑप्शन आ जाता है ना, बच्चे उसकी तरह भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद मैंने नहीं पढ़ा यही आंसर होगा। 99%, अगर एक आपने कोई ऑप्शन आपने कभी जिंदगी में उसके बारे में नहीं सुना ना, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो आंसर आपने, आंसर वही होगा जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। फेमिलियर को आपने चूज करना है, अननोन को, अननोन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना ऑप्शन की तरफ। चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल आपको लगता है, मंतकी लिहाज से सही लगता है, उसको चूज करें, चाहे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भी है चीज का। एंड अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। जिन आंसर्स के अंदर एब्सोल्यूट्स आए ना, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ठीक है, इनको आपने अवॉइड करना है। जैसे देखिए ना, एक क्वेश्चन है से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट वेक्टर्स। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। वेक्टर्स कैन नेवर बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। वेक्टर्स कैन usually be added and subtracted by simple arithmetic means. Vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means. Vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means. देखिए पहले ऑप्शन में मैंने कहा था नेवर, आखिरी ऑप्शन मैंने कहा ऑलवेज, दोनों में एब्सोल्यूट्स आ गए, दोनों आउट। अब यूजुअली और समटाइम्स इन दोनों में से एक आंसर होगा। हमें पता है, हमारी बुक में लिखा है कि वेक्टर्स आमतौर पे हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कर सकते हैं। सो समटाइम्स वाला बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए, अगर गैस ही लगाना होता है इस क्वेश्चन का, अगर आप एब्सोल्यूट्स को अवॉइड करके करते तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाता था। सो एब्सोल्यूट्स, क्योंकि जो एब्सोल्यूट्स है ना, हार्ड लाइनर स्टेटमेंट बनाना बड़ी मुश्किल होती है। देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो होती ही है, तो इसलिए रिलेटिव टर्म जो होती है ना, यूजुअली, समटाइम्स, इस तरह की जिनमें हार्डनेस कम होती है, वो अमूमन क्वालिफाइंग होते हैं। बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट्स कॉलेज है वो क्वालिफाइंग उस तरह से नहीं होते। सो ये है जनाब मेरी तरफ से जो टिप्स थी। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपको कामयाबी दे। और आखिर पे ना, मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम एक शेयर करना चाहूँगा, एक शेर आपको कहना चाहूँगा, और उसके बाद फिर एक अल्लामा इकबाल का कहता है, मुझे हमेशा बड़ा मोटिवेट करता है। अगर कभी मैं कुछ डल फील करूँ, मैं इसको हमेशा पढ़ता हूँ, खुद को मैं सुनाता हूँ, और मैं दोबारा फिर मोटिवेट हो जाता हूँ, दोबारा फिर जिसे कहते हैं कि अपने अहद को दोबारा ताज़ा कर लेता हूँ, तो रीन्यू हो जाता हूँ, रिवाइटलाइज हो जाता हूँ। ये मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक तो शेर है, ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, टॉप ग्रेडर्स को डेडिकेट करता हूँ। माहे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा। सो मेरा जो हर एक स्टूडेंट है, आपने अपने आप के ऊपर इतना अच्छा काम करना है। हर स्टूडेंट स्पेशल है, हर स्टूडेंट एक्सेप्शनल है। आप में से हर कोई इंतहाई गैर मामूली सलाहियत का मालिक है। आपके पास वो सलाहियतें हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बस आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, और आपने उस टैलेंट को बुरे कार लाते हुए आपने लाइफ में आगे बढ़ना है। शेर रिपीट करने का कहा है मुबीन ने कि माहे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। यानी कि सूरज को कह दो अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तो मेरा हर स्टूडेंट ऐसा ही होगा जो हर रोज अपने आप के ऊपर काम करेगा, उसका हर आने वाला दिन उसके प्रीवियस डे से बेहतर होगा। डे इन डे आउट जब आप कंटिन्यूअसली अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की उन बुलंदियों पे जाएंगे जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। I love those students who dream big. I love those students who believe in the beauty of their dreams. राइट। सो आपने ये नहीं सोचना यार हम यहाँ पे एक कस्बे में बैठ के, गांव में बैठ के हम क्या कर सकते हैं। तो यू कैन डू अ लॉट। बच्चे ने पूछे सिलेक्शन ना हुई तो क्या करेंगे। सिलेक्शन ना हुई तो भी बहुत कुछ है, इतना कुछ है करने वाला। मैंने अभी आपको आगे करियर के हवाले से भी मैंने पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है। आप जब एप्लीकेट दे लेंगे, फिर मैं वो आर्टिकल आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। उससे आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से भी सोचा जा सकता है करियर को लेके, ठीक है। सो करियर को आगे बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट
व्हेन देर इज विल देर इज अ वे। बस आप ये ठान लें हमने आगे बढ़ना है। आपको नहीं कोई जिंदगी में रास्ता मिल रहा, मेरे पास आ जाए इंशाल्लाह, आई विल गेट यू थ्रू, आई विल गेट यू, आई विल टेक यू समवेयर। ठीक है, यू हैव माई वर्ड्स। और उसके बाद फिर जस्ट वो जो इकबाल के आखिरी जो मैं आपको किताब सुनाने लगा था कि मुझे हमेशा ये मोटिवेट करते हैं कि शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक चूनू बनाकर उड़ा, जो दूसरों को रोशनी दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदा तारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। अल्लामा इकबाल, लव फॉर हिम, ग्रेट फिलोसफर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ ऑल द टाइम्स। मैं बहुत शौक से उनको मैंने पढ़ा है, उनको समझा है, उनके अफकार के ऊपर मैं अमल करता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने पूछा था, अब दोबारा फिर एक बच्ची ने पूछ लिया है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। माय आंसर इज यस। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? आंसर इज लेस देन 1%। 200 में भी कोई एक का सवाल आ जाए और आपने उनकी तैयारी करनी है, आंसर इज नो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हम जिस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते ना, उसके बारे में हमने परेशान नहीं होना। मेरे को उस्ताद बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, कहते कि अगर किसी चीज के बारे में, किसी मसले का हल है, परेशान होने का की उसके लिए जरूरत नहीं है। अगर हल नहीं है तो परेशान होने का फायदा नहीं है। इन एनी केस आपने परेशान नहीं होना। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, उसको लेके भी परेशान होते रहते हैं, ना कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। भाई आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है कहीं से भी आ सकता है। अब उस एक के 1-2% के चक्कर में आप ये तो नहीं ना कर सकते आप बेतहाशा बुक्स दाएं बाएं से पढ़नी शुरू कर दें। हाँ, हैं जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप पास जो क्वेश्चंस कभी ऐसे आए हैं तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो टॉगलेट ऐप के अंदर गिवन है। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, दैट्स ऑल। ये स्टूडेंट ने लिखा जी कि अल्लाह करे मेरा एडमिशन हो जाए वरना मर जाऊंगा, ऐसे नहीं सोचना आपने। ठीक है, ये देखें, वो है ना कि माली दा कम पानी लाना, पर मशका पावे, मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे पावे ना लावे। भाई हमारा काम था मेहनत करना, एफर्ट करनी, वो हमने की है। अब जो भी आपको फेट मिले वो अल्लाह विल है, और अल्लाह विल को आपने इंतहाई खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है। जो बंदे अल्लाह का शुक्र करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा देता है। अल्लाह ताला के ना कई वादे हैं कुरान मजीद के अंदर लाइन शकर तुम ला नजीदन्नकुम, फिर लई सलील इंसान इल्ला मासा। तो जो अल्लाह ताला ने ये तो प्रॉमिस कर लिया आपके साथ कि आपने जितनी कोशिश की अल्लाह ताला ने उसके लिए, वो इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ठीक है, आपने हर हाल में शुक्र करना है। आपने, हाँ, आपको रिग्रेट पता कब होना चाहिए? अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया इस एग्जाम की तैयारी को। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, अब आप टेंशन फ्री हो जाएं। अब आप ये समझें कि अब बस किस्मत की बात है। ठीक है, सो दीज आर फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।